आइए अब हम समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सेलों के लिए परिणामी धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम देख लें कि आखिर समांतर क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है। तो डायग्राम में हम देखें तो डायग्राम में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी हम n सेल हमने लिया है और इन n सेलों में से प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को, ये जो है धन ध्रुव, तो प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को हमने एक बिंदु A से जोड़ा हुआ है और साथ ही साथ इनके ऋण ध्रुव जो है वह दूसरे बिंदु B से, ठीक है, दूसरे बिंदु B से हमने जोड़ दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो n सेल के धन ध्रुव एक ही बिंदु A और इन n सेलों के ऋण ध्रुव एक ही बिंदु B के मध्य जोड़ दिए जाते हैं, तब इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ऑब्वियसली यहाँ पर जो सीरीज में दिख रहा है ये क्या है, इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, और हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r के बराबर है, साथ ही साथ प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है वह एप्सिलॉन के बराबर है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध R, कैपिटल R हमने लगा दिया कुंजी की मदद से, जिससे कि हम देखते हैं कि इस बाह्य परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगती है। माना इस धारा की वैल्यू कितनी है, कैपिटल I के बराबर, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम देखें कि भाई समांतर क्रम संयोजन में आखिर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इस संयोजन में हम देखें कुल विद्युत वाहक बल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, चूंकि समस्त सेल दो बिंदुओं A और B के मध्य ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका कुल विद्युत वाहक बल जो है वह एप्सिलॉन के ही बराबर होगा। ओके, अब हम देखें इस परिपथ का जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को यदि हम किससे, R प्राइम से यदि हम डिनोट करें, तो चूंकि आंतरिक सेल जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो देयरफॉर कुल आंतरिक प्रतिरोध यदि हम इसको R प्राइम से डिनोट करें तो 1/R प्राइम इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू कितना, हाउ मच टाइम्स, n टाइम्स, है ना, या हम इसे लिख लें n बार, ठीक है। तो ये हमें कितना मिलेगा, 1/R प्राइम इक्वल टू n/R। तो देयरफॉर R प्राइम कुल आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू कितना, इन्वर्स कर दें हम तो R/n। तो ये वैल्यू मिल जाती हमें कुल आंतरिक प्रतिरोध की, ठीक है। तो देयरफॉर परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो बाह्य प्रतिरोध R प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध R प्राइम, दैट इज वी कुड राइट इट एज R प्लस R प्राइम की वैल्यू हाउ मच, तो R/n। ओके, तो देयरफॉर यदि इस स्थिति में हम मान लें समांतर क्रम संयोजन में यदि इस परिपथ से I धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस धारा का मान कितना होगा, परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर कितना, तो I बराबर सेम हम वैसा ही कर रहे हैं, कुल विद्युत वाहक बल बाय कुल प्रतिरोध, ठीक है। कहाँ से, तो ओम के नियम से। चलिए वैल्यूज पुट कर दें हम, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना, तो एप्सिलॉन बाय कुल प्रतिरोध कितना, तो कुल प्रतिरोध है कितना, R प्लस R/n। और हम सिंप्लीफाई करके हम इसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाउ मच, तो I बराबर एप्सिलॉन बाय एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका, n, और ये हमें क्या मिलेगा, n टाइम्स R प्लस स्मॉल r। ओके, और इसे ही हम लिख सकते हैं दैट इज धारा I इक्वल टू
n न्यूमरेटर में चला जाएगा, n टाइम्स एप्सिलॉन बाय nr प्लस r। तो इस प्रकार यह व्यंजक है कुल धारा के लिए, किसमें? तो हम देखें समांतर क्रम संयोजन में। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए विभिन्न स्थितियों पर हम विचार करते हैं। तो स्थिति नंबर 1 हम देख लें। स्थिति नंबर 1 में हम देखें, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, दैट इज R इज वेरी वेरी लेस देन हाउ मच n इंटू कैपिटल R, या इसी का ही मतलब क्या हुआ? इसी का मतलब है R बाय n इज वेरी वेरी लेस देन R। ठीक है, तो समीकरण 1 से R का मान हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो R का मान नेग्लेक्ट करने पर या R की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? तो समीकरण 1 से I बराबर n टाइम्स एप्सिलॉन बाय m टाइम्स कैपिटल R। n और n कैंसल आउट, दैट इज कितना? एप्सिलॉन बाय R। और एप्सिलॉन बाय R का क्या मतलब है? एक सेल से बहने वाली धारा। इसका मतलब है एक सेल से बहने वाली धारा। अर्थात हम देखें इस स्थिति में जबकि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली जो कुल धारा का मान है वो एक सेल से बहने वाली धारा के ही बराबर हमको प्राप्त होगा। क्लियर? अब हम दूसरा केस यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ही हम कर लेते हैं इसको। तो दूसरे केस में स्थिति नंबर 2 में यदि हम ले लें एन आर इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, इसका मतलब क्या हुआ? यदि बाह्य प्रतिरोध की वैल्यू कम हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, ठीक है, या इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं कि R इज़ वेरी वेरी लेस देन R बाय N। तो समीकरण 1 से NR को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो I बराबर हमें कितना मिलेगा? I बराबर मिलेगा N टाइम्स एप्सिलॉन बाय स्मॉल r। और इसका मतलब क्या हुआ? N इंटू एप्सिलॉन बाय R। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसे हम लिख सकते हैं N इंटू एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है? कंक्लूजन मिल रहा है कि यदि बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान से कम हो तो समांतर क्रम संयोजन में बहने वाली कुल धारा का मान कितने के बराबर होगा? एक सेल से बहने वाली धारा का n टाइम्स। ओके, तो इस प्रकार इस स्थिति में हमें अधिकतम धारा प्राप्त होती है। अर्थात समांतर क्रम संयोजन हमें तभी करना चाहिए जबकि सेलों का जो बाह्य प्रतिरोध है वो यानी परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, ओके, किसका बाह्य प्रतिरोध? परिपथ का। जब परिपथ का बाह्य प्रतिरोध सेलों के किसके आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या हो? कम हो। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे सिलेबस में ये दोनों प्रकार के संयोजन हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और इसके लिए आपको इस प्रकार परिणामी धारा की वैल्यू निकालनी है, इसका व्यंजक निकालना है और साथ ही साथ इन दोनों स्थितियों पर हमने विचार करना है। ओके।